नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत के संविधान पर। और भारत के संविधान का दोस्तों ये हमारा चौथा टॉपिक है। भारत के संविधान का दोस्तों ये हमारा चौथा टॉपिक है। और इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग बातचीत करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र पर। हम लोग दोस्तों बातचीत करने वाले हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र पर दोस्तों। और दोस्तों संघ और उसका राज्य क्षेत्र दोस्तों संविधान के भाग 1 में वर्णित है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पूरे जो है तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बातचीत करेंगे और संविधान के भाग 1 को देखेंगे कि उसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उन अनुच्छेदों में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान के अंतर्गत दोस्तों संघ और उसके राज्य क्षेत्र पर बातचीत। तो सर्वप्रथम दोस्तों संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई है। तो भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा कहाँ पर की गई? भाग 1 में। कौन से भाग में दोस्तों? भाग 1 में। और कौन से अनुच्छेद में दोस्तों? तो अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 तक। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि संघ क्या होगा, उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा। इन सभी के बारे में संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक में क्या की गई है दोस्तों? चर्चा की गई है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके देखते चलते हैं और समझते चलते हैं। तो अनुच्छेद 1 के सब क्लास दोस्तों, अनुच्छेद 1 के दोस्तों सब क्लास 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद क्या है दोस्तों? आर्टिकल 1 के सब क्लास 1 के अनुसार क्या है दोस्तों? भारत राज्यों का एक संघ होगा। यद्यपि संविधान की संरचना संघात्मक है, किंतु फिर भी प्रारूप समिति ने संघ शब्द पर बल दिया है। तो प्रारूप समिति ने क्या दिया है दोस्तों? संघ शब्द पर बल दिया है। यूनियन शब्द पर क्या किया है दोस्तों? बल दिया है, याद रखेंगे। तो भारतीय क्या है दोस्तों? संविधान में भारत को राज्यों का एक संघ बताया गया है। और इसमें प्रारूप समिति ने क्या किया है दोस्तों? संघ शब्द पर बल दिया है। यूनियन शब्द पर क्या किया है दोस्तों? बल दिया है। और क्या है दोस्तों? इसका 2 अर्थ है। और जो क्या है दोस्तों ये संघ है, इसका क्या है दोस्तों? 2 अर्थ है। पहला दोस्तों, भारत विभिन्न इकाइयों के बीच किसी करार समझौते का परिणाम नहीं है। तो भारत क्या है दोस्तों? अलग अलग जो भारत की इकाइयां हैं वो क्या है, उनके बीच में कोई करार, कोई समझौता नहीं हुआ है ना। भारत क्या है दोस्तों? विभिन्न इकाइयों के बीच अलग अलग जो उसकी इकाइयां हैं दोस्तों, तो उन इकाइयों के बीच किसी करार या समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, संघ की इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। और जो संघ की क्या है दोस्तों? यूनिट्स हैं, जो क्या है दोस्तों संघ की इकाइयां हैं, उनको क्या है, संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। जो केंद्र है दोस्तों, केंद्र से क्या है, राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है दोस्तों? भारत एक संघ है। और संघ के 2 अर्थ दोस्तों क्या हो गया कि भारत विभिन्न इकाइयों के बीच किसी समझौते का करार परिणाम नहीं है। और दोस्तों संघ की इकाइयों को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र ही राज्य और उसके संघ राज्य क्षेत्र होंगे। तो जो पहली अनुसूची है दोस्तों उसमें ही क्या कर दिया गया है दोस्तों? राज्यों का राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्रों को क्या कर दिया गया है दोस्तों?
बता दिया गया है। इस तरह से दोस्तों ये हो गया भारत क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 1 के सब क्लास 1 में क्या दिया गया है कि भारत जो है, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा दोस्तों, राज्यों का संघ होगा। और क्या है दोस्तों, संविधान की संरचना क्या है दोस्तों, कैसी है, तो संविधान की जो संरचना है वो क्या है, संघात्मक है। किंतु प्रारूप समिति ने क्या किया है दोस्तों, संघ शब्द पर ज़्यादा बल दिया है और उन्होंने इसका दो अर्थ भी बताया था कि जो भारत है ये क्या है दोस्तों, विभिन्न इकाइयों के बीच किसी प्रकार के करार समझौते का परिणाम नहीं है। और दोस्तों संघ की इकाइयों को संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। मतलब संघ की इकाइयाँ क्या है दोस्तों, अलग नहीं हो सकती हैं। भारत क्या है दोस्तों, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। आगे हम लोग देखेंगे। तो पहली अनुसूची में जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र है दोस्तों, पहली अनुसूची में जो क्षेत्र क्या कर दिए गए हैं दोस्तों, बता दिए गए हैं, वही क्या होंगे, राज्य होंगे और उसके राज्य क्षेत्र होंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये आर्टिकल 1 के अनुसार क्या हो गया दोस्तों, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 1 के सब क्लास 2 व पहली अनुसूची के सभी राज्यों क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 1 के सब क्लास 2 व पहली अनुसूची में सभी राज्यों के नाम तथा भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 1 के सब क्लास 2 में पहली अनुसूची में दोस्तों सभी राज्यों के नाम दिया गया है और क्या दिया गया है दोस्तों, और उनके भौगोलिक क्षेत्र दिए गए हैं कि कितना भौगोलिक क्षेत्र किसके पास है। तो अनुच्छेद 1 के जो सब क्लास 2 है दोस्तों, और क्या है, पहली अनुसूची है, उसमें सभी राज्यों के नाम तथा उनके भौगोलिक क्षेत्रों को लिख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। और क्या है दोस्तों, भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। और ये क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 1 के सब क्लास 3 के अनुसार है। तो अनुच्छेद 1(3) में क्या लिखा है दोस्तों कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से राज्य क्षेत्र आएंगे। तो अनुच्छेद 1 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 1 में 3 सब क्लास हैं। तो सब क्लास 3 क्या बताता है दोस्तों, अनुच्छेद 1 का सब क्लास 3 कहता है दोस्तों कि भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। पहला दोस्तों राज्यों का राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, और दोस्तों तीसरा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र इसमें अर्जित किए जाएंगे। तो जो क्या है दोस्तों, राज्यों का राज्य क्षेत्र है वो क्या है दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होगा। संघ का राज्य क्षेत्र वो भी भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होगा। और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र दोस्तों जिनको क्या करेगी भारत सरकार भविष्य में क्या करेगी दोस्तों, अर्जित करेगी, प्राप्त करेगी, वो सभी क्या होंगे दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे। नोट दोस्तों, वर्तमान में इस अनुसूची में 28 राज्य तथा 8 संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। तो 28 राज्य दोस्तों और 8 संघ शासित क्षेत्र क्या है दोस्तों, वर्तमान में इस अनुसूची में शामिल है, पहली अनुसूची में शामिल है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। भारतीय संघ की अभिव्यक्ति का अर्थ भारत का राज्य क्षेत्र से भिन्न होना है। और जो भारतीय संघ है दोस्तों उसकी जो अभिव्यक्ति का अर्थ है वो क्या है, भारत का राज्य क्षेत्र से अलग होना है। तो भारतीय संघ की जो अभिव्यक्ति है दोस्तों उसका अर्थ है भारत का राज्य क्षेत्र से अलग होना। भारतीय संघ में केवल वे राज्य आते हैं जो शक्ति के वितरण में संघ के हिस्सेदार हैं। क्या है दोस्तों, जो शक्तियों के क्या है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन में संघ के क्या है दोस्तों भागीदार हैं, वही क्या है भारत के राज्य क्षेत्र, वही क्या है दोस्तों भारतीय संघ में आते हैं। तो भारतीय संघ में केवल वे राज्य आते हैं जो शक्ति के वितरण में संघ के हिस्सेदार हैं, संघ के भागीदार हैं। साथ में दोस्तों भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत हुए समस्त क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वे समस्त क्षेत्र सम्मिलित हैं जिन पर उस समय भारत की संप्रभुता का विस्तार था।
तो भारत के क्या है दोस्तों, राज्य क्षेत्र के अंतर्गत वे समस्त क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर उस समय क्या था दोस्तों, भारत की संप्रभुता का विस्तार था। जिस पर क्या होता दोस्तों, जिन पर उस समय भारत की जो संप्रभुता थी दोस्तों, उसका विस्तार था, वो सभी क्षेत्र क्या है दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हैं। संघ राज्य क्षेत्र के शासन के लिए नियम विनियम राष्ट्रपति बनाते हैं। और क्या है दोस्तों, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, जो क्या है दोस्तों, यूटीज हैं, उनके शासन के लिए जो नियम और विनियम हैं वो कौन बनाते हैं, तो याद रखेंगे संघ राज्य क्षेत्रों के शासन के लिए नियम विनियम राष्ट्रपति बनाते हैं तथा उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र का शासन चलाया जाता है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, यूटीज के लिए दोस्तों, यूनियन टेरिटरीज के लिए क्या करते हैं दोस्तों, नियम बनाते हैं, विनियम बनाते हैं और क्या करते हैं दोस्तों, एक प्रशासक वहाँ के लिए नियुक्त करते हैं और उनके माध्यम से क्या होता है दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्र का शासन चलाया जाता है। कोई अन्य क्षेत्र जो किसी समय भारत द्वारा विधिक न्यायागमन, संधि, अधिग्रहण या विजय द्वारा अर्जित किया गया हो, भारत के राज्य क्षेत्र का भाग होगा। कोई अन्य क्षेत्र और दोस्तों, कोई यदि दूसरा क्षेत्र भी है जो किसी समय भारत द्वारा विधिक न्यायागमन और क्या है दोस्तों, संधि या अधिग्रहण या दोस्तों विजय के द्वारा अर्जित किया गया हो, वो भी भारत का राज्य क्षेत्र का भाग होगा। तो वो भी क्या होगा दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र का भाग कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि भारत का राज्य क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, वो क्षेत्र भी सम्मिलित किए जाएंगे दोस्तों जो कभी किसी समय भारत द्वारा विधिक न्यायागमन, संधि, अधिग्रहण या विजय द्वारा अर्जित किए गए हों, क्या होंगे दोस्तों, भारत के राज्य क्षेत्र के भाग होंगे। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। तो क्या है दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कौन करेगा, तो संसद करेगी दोस्तों। संसद विधि के द्वारा संसद क्या करेगी दोस्तों, नियम बनाएगी, कानून बनाएगी और उसके द्वारा क्या करेगी दोस्तों, अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। तो संसद को क्या किया गया है दोस्तों, संसद को राज्यों की स्थापना, प्रवेश, संघ में दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश करने, है ना, उसकी स्थापना करने का अधिकार किसको दिया गया है दोस्तों, तो वो अधिकार दिया गया है दोस्तों संसद को। और ऐसा कहाँ लिखा है दोस्तों, तो ऐसा अनुच्छेद 2 में लिखा है। तो अनुच्छेद 2 में बताया गया है, क्या बताया गया है कि संसद क्या करेगी दोस्तों, विधि द्वारा संसद कानून बनाएगी और उस कानून के द्वारा संघ में क्या होगा दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश हो सकेगा या उनकी स्थापना हो सकेगी। ठीक है दोस्तों, 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का सहायक राज्य, एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत का सहायक राज्य, एसोसिएट स्टेट बनाया गया था। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो 35वें से क्या था दोस्तों, सहायक राज्य का राज्य बनाया गया था सिक्किम को, और 36वें से उसको क्या किया गया था दोस्तों, 36वें से क्या किया गया था, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हो गया अनुच्छेद 2। आगे देख लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को किसी राज्य में से, अनुच्छेद 3 के अधीन दोस्तों संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र का किसी अन्य राज्य क्षेत्र के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। तो संसद को क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 3 के अधीन किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिला करके दोस्तों, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य के
भाग के साथ मिलाकर के नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, बढ़ा सकती है तथा किसी राज्य की सीमाओं में या उसके नाम में परिवर्तन भी कर सकती है। तो संसद क्या कर सकती है दोस्तों? संसद नियम बना करके, कानून बना करके किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, बढ़ा सकती है या किसी राज्य की सीमाओं में या उसके नाम में क्या कर सकती है दोस्तों? परिवर्तन कर सकती है। तो संसद क्या है दोस्तों? संसद कानून बना करके क्या कर सकती है दोस्तों? संसद कानून बना करके किसी राज्य के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है तथा किसी राज्य की सीमाओं में या उसके नाम में क्या कर सकती है दोस्तों? परिवर्तन कर सकती है। तो ये सब क्या है दोस्तों? संसद कर सकती है। संसद क्या कर सकती है दोस्तों? कोई नियम बनाएगी, कानून बनाएगी और उस कानून के द्वारा क्या करेगी दोस्तों? किसी राज्य के क्षेत्र को कम कर सकेगी, अधिक कर सकेगी या दोस्तों राज्य की सीमा में क्या कर सकेगी? परिवर्तन कर सकेगी या उसके नाम में भी क्या कर सकती है दोस्तों? परिवर्तन कर सकती है। ऐसा अनुच्छेद 3 में बताया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। राज्य को अनुच्छेद, यहाँ दोस्तों मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, राज्य को है। तो राज्य को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत उनके राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन के संबंध में अपनी राय देने का अधिकार है। तो जिस राज्य की क्या है दोस्तों? नाम में, सीमा में परिवर्तन किया जाएगा या क्षेत्र में क्या किया जाएगा दोस्तों? परिवर्तन किया जाएगा। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य को क्या है दोस्तों? उनके राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन के संबंध में अपनी राय देने का अधिकार है। इस प्रयोजन हेतु क्या होगा दोस्तों? इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। और इस प्रयोजन हो तो दोस्तों राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में कोई भी सदन कोई भी विधेयक पेश नहीं कर सकता है। हालांकि विधेयक का प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, यदि क्या है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। तो अगर क्या है दोस्तों राष्ट्रपति की सिफारिश पहले होनी चाहिए, तभी क्या है दोस्तों संसद के किसी भी सदन में कोई विधेयक पेश किया जा सकेगा, अन्यथा की स्थिति में विधेयक पेश नहीं किया जा सकेगा। यदि क्या है दोस्तों विधेयक का प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमाओं या उसके नाम को प्रभावित करता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उस पर राय व्यक्त करने के लिए भेजा जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति क्या करेगा दोस्तों? यदि क्या है विधेयक किसी भी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमा या उसके नाम को क्या करेगा? प्रभावित करेगा, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति क्या करेंगे दोस्तों? संबंधित राज्य के विधानमंडल के लिए, विधानमंडल के पास विधानमंडल की राय जानने के लिए भेजेंगे। और क्या होगा दोस्तों? राय जानने के लिए क्या करेंगे? भेजेंगे। और साथ में दोस्तों राज्य द्वारा इस प्रकार की राय राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर व्यक्त की जानी चाहिए। और राष्ट्रपति क्या करेंगे दोस्तों? समय निर्धारित कर देंगे और उस समय के अंदर ही क्या करना होगा? राज्य विधानमंडल को अपनी राय व्यक्त करनी होगी। और क्या है दोस्तों? और राज्य विधानमंडल जो राय देगा दोस्तों उसको मानने के लिए राष्ट्रपति और संसद बाध्यकारी नहीं होते। तो राज्य विधानमंडल क्या है दोस्तों? राज्य विधानमंडल की जो राय होगी दोस्तों उसको मानने के लिए राष्ट्रपति या संसद क्या है दोस्तों? बाध्यकारी नहीं होती है। ये केवल एक प्रकार की औपचारिकता होती है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों है हमारा अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन नए राज्यों की स्थापना या उनका प्रवेश और विद्यमान राज्यों, नए राज्यों की स्थापना या उनका प्रवेश और विद्यमान राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों और उनकी सीमाओं आदि में यदि परिवर्तन के लिए संविधान की पहली या चौथी अनुसूची में कोई बदलाव लाती है संसद,
तो ऐसी विधि को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसमें स्पष्ट किया गया है दोस्तों, क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 4 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन यदि क्या करेगा, नए राज्यों की स्थापना या उनका प्रवेश या विद्यमान राज्यों के नाम, क्षेत्र या उनकी सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए, है ना, संसद कोई क्या करती है, विधेयक लाती है। संसद क्या करती है दोस्तों, यदि कोई विधेयक लाती है तो वो जो विधि होगी दोस्तों, तो वो विधि क्या होगी, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी। ये ध्यान में रखेंगे। आगे है दोस्तों, अतः इन्हें बिना किसी विशेष प्रक्रिया के तथा किसी भी अन्य साधारण विधान की तरह साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या होगा दोस्तों, संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं होगी, स्पेशल प्रोविजन संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होगी। साधारण विधान की तरह साधारण बहुमत द्वारा ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको पारित कर लिया जाएगा। तो साधारण बहुमत द्वारा इसको पारित किया जा सकेगा, ये याद रखेंगे। तो संसद क्या करेगी दोस्तों, संसद क्या करेगी, अनुच्छेद 4 में ही बता दिया गया है कि यदि संसद क्या करती है, अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन नए राज्यों की स्थापना करती है या उनके प्रवेश, नए राज्यों का क्या करती है दोस्तों, प्रवेश कराती है, या जो राज्य हैं दोस्तों उनके नाम, क्षेत्र या उनकी सीमाओं आदि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करती है, तो वो परिवर्तन क्या है दोस्तों, संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में कोई यदि बदलाव लाएगी तो ऐसी विधि को दोस्तों अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ऐसी जो विधि बनेगी दोस्तों, ऐसा जो क्या होगा दोस्तों, ऐसा जो संशोधन होगा उसे 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बेरूबारी संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि संविधान संशोधन के द्वारा ही कोई राज्य क्षेत्र किसी दूसरे राष्ट्र को सौंपा जा सकता है। तो बेरूबारी संघ का जो एक मामला है दोस्तों, पाकिस्तान में क्या था, एक क्षेत्र था बेरूबारी, तो उसमें क्या था दोस्तों, उसमें विवाद था थोड़ा सा। तो बेरूबारी संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विचार में कहा दोस्तों, क्या कहा, उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन के द्वारा ही कोई राज्य क्षेत्र किसी दूसरे राष्ट्र को सौंपा जा सकता है। यदि क्या है दोस्तों, संघ का कोई राज्य क्षेत्र है जो दूसरे राष्ट्र को देना है, तो दूसरे राष्ट्र को देने के लिए क्या करना होगा, संविधान संशोधन करना होगा। ऐसा बेरूबारी संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विचार व्यक्त किया है, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा है। क्षेत्र किसी दूसरे राष्ट्र को सौंपा जा सकता है, तो कोई भी क्षेत्र यदि किसी दूसरे राष्ट्र को देना है तब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तब संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, नवे संविधान संशोधन द्वारा बेरूबारी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया गया। तो नवे संविधान संशोधन द्वारा बेरूबारी राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया गया तथा 100वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंप दिए गए। तो क्या है दोस्तों, नवे संविधान संशोधन करके क्या किया गया था दोस्तों, जो बेरूबारी क्षेत्र था उसको पाकिस्तान को दे दिया गया, और 100वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों कुछ भारतीय क्षेत्र को बांग्लादेश को दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो यदि क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, यदि कोई क्या है दोस्तों राज्य क्षेत्र किसी दूसरे राष्ट्र को, दूसरे देश को देना है, सौंपना है, तो उसके लिए संविधान संशोधन करना जरूरी है। ऐसा बेरूबारी संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विचार व्यक्त किया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हो गया बेरूबारी, और क्या हो गया दोस्तों, और 100वां संविधान संशोधन, नवा और 100वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान द्वारा 16 मई 1974 को सीमा समझौता किया गया था। 16 मई 1974 को क्या किया गया था दोस्तों, सीमा समझौता किया गया था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया था दोस्तों। और इस समझौते से भारत के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और असम की कुल 10,500 वर्ग किलोमीटर जमीन
बांग्लादेश को और लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत को बांग्लादेश से प्राप्त हुई। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी ने ही क्या कर लिया था दोस्तों, एग्रीमेंट कर लिया था बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान से। और ये समझौता कब हुआ था दोस्तों, तो 16 मई 1974 को हुआ था। और इस समझौते के तहत दोस्तों भारत के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और असम की कुल 10,500 वर्ग किलोमीटर ज़मीन बांग्लादेश को और लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन क्या है दोस्तों, भारत को बांग्लादेश से प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ दोस्तों, एनक्लेव का आदान प्रदान था। तो ये एनक्लेव का आदान प्रदान था दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच। आगे है दोस्तों संवैधानिक उपबंधों को देख लेते हैं। संविधान में कौन कौन से उपबंध हैं, तो इनको एक नज़र में देखते चलते हैं। तो संवैधानिक उपबंध में दोस्तों अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है दोस्तों कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा दोस्तों, संघ होगा, यूनियन होगा। याद रखेंगे आप लोग, भारत क्या है दोस्तों, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ द स्टेट है। ठीक है दोस्तों, यूनियन है, राज्यों का संघ से आशय भारत संघ राज्य क्षेत्रों, यहाँ पे संघ है दोस्तों, भारत क्या है दोस्तों, राज्यों का संघ है और संघ से आशय भारत संघ राज्यों का समझौता, भारत संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं। संघ से क्या आशय है दोस्तों, संघ से आशय है भारत जो संघ है ये राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता भी नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत क्या है दोस्तों, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है दोस्तों, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और राज्यों के संघ से आशय है भारत संघ राज्यों राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। भारत संघ जो है दोस्तों ये राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। और दोस्तों राज्यों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता भी नहीं है। तीसरी चीज दोस्तों, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत क्या है दोस्तों, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है दोस्तों, बिखरे हुए राष्ट्रों को समेट करके बनाया गया ऐसा संघ है दोस्तों जिसको फिर से नष्ट नहीं किया जा सकता, फिर से अलग अलग नहीं किया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से याद रखेंगे। आगे है दोस्तों संवैधानिक उपबंध में अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का अधिकार संसद को दिया जाना, जो विधि द्वारा इसका विनियमन व परिवर्तन करेगी। तो अनुच्छेद 2 में दोस्तों बता दिया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने का जो अधिकार है वो किसको है, तो वो संसद को है। बता दिया गया है अनुच्छेद 2 में बता दिया गया है कि राज्यों के प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का अधिकार संसद को है। ठीक है दोस्तों, और संसद क्या करेगी दोस्तों, विधि बना करके, कानून बना करके इसका क्या करेगी दोस्तों, विनियमन करेगी और इसमें क्या करेगी, परिवर्तन कर सकेगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हो गया संवैधानिक उपबंध अनुच्छेद 2। आगे देख लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 3 को। तो अनुच्छेद 3 द्वारा नए राज्यों का निर्माण, पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्र, आकार और सीमा में परिवर्तन। तो अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया दोस्तों कि संसद क्या करेगी, संसद द्वारा जब नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी, पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्र और आकार तथा सीमा में क्या कर सकेगी, परिवर्तन कर सकेगी। और इसके लिए कौन सी प्रोसेस होगी दोस्तों, तो इसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगी, उस विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। राष्ट्रपति दोस्तों पूर्व अनुमति सिफारिश पहले से होनी चाहिए। और दोस्तों राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य की राय जानने के लिए भेजेगा, प्रेषित करेगा तथा इसके लिए निश्चित समय सीमा का निर्धारण भी राष्ट्रपति करेगा। तो क्या है दोस्तों, जो अनुच्छेद 3 के तहत क्या है, संसद नए राज्यों का निर्माण या पुराने राज्यों के नाम, क्षेत्र, आकार या सीमा में क्या करेगी दोस्तों, परिवर्तन करेगी। उसके लिए क्या करना होगा, जो विधेयक होगा उसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश, विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होना आवश्यक है। और साथ में दोस्तों राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य की राय जानने के लिए भेजेगा। और क्या होगा दोस्तों, इसके लिए निश्चित समय सीमा का भी निर्धारण करेगा कि इतने समय सीमा में आप अपनी राय दीजिए, राज्य को कहेगा। साथ ही दोस्तों राज्य विधानमंडल की राय बाध्यकारी नहीं है
और यह मात्र क्या है दोस्तों, औपचारिकता है। राज्य विधानमंडल जो राय देगा उसको मानने के लिए न तो राष्ट्रपति और न ही संसद क्या है दोस्तों, दोनों में कोई भी बाध्यकारी नहीं है ना। और क्या है दोस्तों, ये मात्र औपचारिकता है कि ऐसा जो है तो उनको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, क्या राय देता है संसद, विधानमंडल क्या है दोस्तों, कौन सी राय देता है, और उस राय को मानने के लिए राष्ट्रपति संसद बाध्यकारी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हो गया। अब दोस्तों हैं यदि संसद, आगे दोस्तों, यदि संसद राज्य विधानमंडल की राय जानने के बाद विधेयक में किसी प्रकार का परिवर्तन करती है तो उसे दोबारा राज्य विधानमंडल के पास, दोबारा क्या करना पड़ेगा दोस्तों, राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाना आवश्यक नहीं होगा। तो क्या है दोस्तों, यदि संसद राज्य विधानमंडल की राय जानने के बाद विधेयक में किसी प्रकार का यदि परिवर्तन करना चाहती है तो उसको दोबारा से, है ना, राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाना जरूरी नहीं होगा और उसे उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा। और जिस प्रकार का भी परिवर्तन संसद कर ले, ठीक है दोस्तों, तो उसको उसी रूप में परिवर्तित या पारित मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे संसद क्या है दोस्तों, राज्य विधानमंडल की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, न ही राष्ट्रपति बाध्य हैं। और क्या है दोस्तों, यदि कोई परिवर्तन करती है तो फिर दोबारा उसको फिर से विधानमंडल के पास भेजा जाना आवश्यक नहीं होगा और उसको जिस रूप में भी संसद पारित कर देगी उसी रूप में उसको पारित मान लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 के सब क्लास 2 के अनुसार ऐसी कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के ऐसी कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। उसका तात्पर्य है कि ऐसे विधेयक को सामान्य बहुमत से पारित मान लिया जाएगा। तो क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 4 का सब क्लास 2 बताता है, अनुच्छेद क्या है दोस्तों, 4 का सब क्लास 2 बताता है कि ऐसी कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं मानी जाएगी। उसका तात्पर्य है दोस्तों कि ऐसे विधेयक को सामान्य बहुमत से पारित मान लिया जाएगा, उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी। और सामान्य बहुमत से आशय है दोस्तों कि जो उपस्थित हैं और मतदान देने वाले सदस्य हैं उनके बहुमत से क्या है दोस्तों, सामान्य बहुमत से क्या है दोस्तों, उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के बहुमत से है। तो सामान्य बहुमत से आशय है उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों का बहुमत। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं देशी रियासतों का एकीकरण। अब देख लेते हैं दोस्तों देशी रियासतों का एकीकरण किस प्रकार किया गया। तो देशी रियासतों का एकीकरण करने के लिए दोस्तों, देशी रियासतों का एकीकरण किस तरह से किया गया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र 2 वर्गों में विभक्त था। स्वतंत्रता प्राप्ति के क्या है दोस्तों, पूर्व, स्वतंत्रता पाने के पहले भारतीय राज्य 2 वर्गों में विभक्त था। एक तो था दोस्तों ब्रिटिश भारत और दूसरा क्या था दोस्तों, देशी रियासतें। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत क्या था दोस्तों, भारतीय राज्य क्षेत्र 2 भागों में विभाजित था, 2 वर्गों में बटा था, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें। तो ब्रिटिश भारत में दोस्तों 9 प्रांत थे। ब्रिटिश भारत में कितने प्रांत थे दोस्तों, 9 प्रांत थे। और देशी रियासतें कितनी थी दोस्तों, देशी रियासतों की संख्या 500 थी, 500 से अधिक दोस्तों 600। तो देशी रियासतों की संख्या दोस्तों 600 थी, जिनमें से 542 को छोड़कर शेष 58 पाकिस्तान में शामिल हो गई। तो 542 क्या हुई दोस्तों, 542 के अलावा जो 58 थी दोस्तों वो पाकिस्तान में शामिल हो गई। और साथ ही साथ दोस्तों 542 रियासतों में से 3 रियासतों जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कराने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो क्या हुआ दोस्तों, उस टाइम पर देशी रियासतों को ये स्वतंत्रता दी गई थी कि वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाएं, चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं और चाहे तो स्वतंत्र रह जाएं। तो क्या हुआ दोस्तों, जो 58 रियासतें थी वो तो कहाँ चली गई, पाकिस्तान में चली गई। और बाकी दोस्तों जो बची तो उनमें से 3 रियासतें दोस्तों जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन तीनों ने कहा कि अभी हम लोग निर्णय नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्वतंत्र रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का निर्णय ये करने लगे थे। फिर क्या हुआ दोस्तों, जूनागढ़ रियासत को क्या किया गया दोस्तों, जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ रियासत में क्या किया गया दोस्तों,
लोगों के द्वारा मतदान कराया गया कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तान में। तो जनमत संग्रह के आधार पर भारत में क्या किया गया दोस्तों, मिलाया गया। हैदराबाद रियासत को सैनिक कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई किया गया दोस्तों। हैदराबाद रियासत को भारत में सम्मिलित किया गया। साथ ही साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी कबायली के आक्रमण के कारण भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित कर दिया। तो जो जम्मू कश्मीर रियासत थी दोस्तों, उसके जो शासक थे उन्होंने पाकिस्तानी जो कबायली थे उनके आक्रमण के कारण भारत के साथ विलय पत्र पर सिग्नेचर करके जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया था दोस्तों, भारत में सम्मिलित कर दिया था। तो इस तरह से ये हो गया दोस्तों। तो जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, और दोस्तों जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई, और कश्मीर रियासत को, जम्मू कश्मीर को दोस्तों विलय पत्र पर सिग्नेचर के आधार पर क्या किया गया दोस्तों, भारतीय संघ में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं देशी रियासतों को भारत में विलय। देशी रियासतों का भारत में विलय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शी नीति और साहसिक कूटनीतिक प्रयासों का परिणाम था। तो जो देशी रियासतें हैं दोस्तों, उनका भारत में विलय हुआ। इसके जो है तो दोस्तों, इसके जो है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो जिनका योगदान था दोस्तों, वो उस समय के जो गृह मंत्री थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनकी दूरदर्शी और साहसिक कूटनीति के कारण देशी रियासतों को भारत में विलय कराया जा सका था। आगे दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत ब्रिटिश प्रांत एवं देशी रियासतों को एकीकृत करके भारत के राज्यों को 4 श्रेणियों क, ख, ग और घ में बांटा गया। तो स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ दोस्तों, जो ब्रिटिश प्रांत थे और देशी रियासतें थी, उनको क्या किया गया दोस्तों, एकीकृत किया गया और भारत के राज्यों को 4 श्रेणियों में क, ख, ग और घ में बांटा गया। तो इस तरह से दोस्तों ये देशी रियासतें हो गई। आगे देख लेते हैं दोस्तों, संघ और उसके राज्य क्षेत्र मूल संविधान में वर्ष 1948 में कैसे थी। तो दोस्तों संघ और उसके राज्य क्षेत्र मूल संविधान में वर्ष 1948, तो वर्ष 1948 में दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र क्या थे, तो उनको देख लेते हैं। तो भाग ए श्रेणी के राज्य दोस्तों, भाग ए, यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक हो गई है, भाग ए ध्यान रखेंगे। भाग ए श्रेणी के राज्य ब्रिटिश भारतीय, भाग ए श्रेणी के राज्यों में दोस्तों ब्रिटिश भारतीय 9 प्रांत, ब्रिटिश भारत के 9 प्रांत तथा 216 रियासतें, जिनमें असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल शामिल थे। तो क्या है दोस्तों, 9 प्रांत और 216 रियासतें भाग ए श्रेणी में थी। तो ब्रिटिश राज्य की क्या है दोस्तों, ए श्रेणी के राज्य में ब्रिटिश भारतीय 9 प्रांत तथा 216 रियासतें थी, जिनमें असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, मद्रास, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल शामिल थे। ठीक है दोस्तों, तो 9 प्रांत तथा 216 रियासतें भाग ए श्रेणी के राज्य में थी। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं भाग बी श्रेणी के राज्य छोटे ब्रिटिश भारतीय राज्य एवं 275 से ज़्यादा देशी रियासतों से मिलकर बना था। ठीक है दोस्तों, तो जो भाग बी श्रेणी का राज्य था दोस्तों, तो वो छोटे ब्रिटिश भारतीय राज्यों एवं 275 से ज़्यादा देशी रियासतों से मिलकर बना था, जिनमें दोस्तों हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत में स्कूल, मध्य भारत, ठीक है दोस्तों, पटियाला, ठीक है दोस्तों, मध्य भारत, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, साथ में दोस्तों राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन शामिल थे। तो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, ठीक है दोस्तों, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन
शामिल थे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। भाग सी श्रेणी के राज्य 61 देशी रियासतें थी। भाग सी श्रेणी के राज्य में 61 देशी रियासतें थी, जिनमें प्रमुख अजमेर, भोपाल, बिलासपुर क्या थी दोस्तों। सी श्रेणी के राज्यों में 61 देशी रियासतें थी, जिनमें क्या था, प्रमुख थे अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार कोट, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा शामिल थी। भाग डी श्रेणी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एवं जो राज्य अर्जित किए जाएंगे, अर्जित राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया था। तो ए श्रेणी में दोस्तों 9 प्रांत और 9 ब्रिटिश प्रांत दोस्तों, 216 रियासतें, और इसमें दोस्तों छोटे ब्रिटिश रियासत बी श्रेणी में छोटे और 275 रियासतें। साथ में सी श्रेणी में दोस्तों 61 रियासतें थी, और उनमें प्रमुख अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार कोट, दिल्ली और क्या है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और क्या था दोस्तों, त्रिपुरा शामिल थी। इस तरह से सी श्रेणी और डी श्रेणी में दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, और साथ में जो राज्य क्या है दोस्तों किए जाएंगे, अर्जित राज्य क्षेत्रों को डी श्रेणी में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, 1950 के बाद निर्मित राज्य। 1950 सन 1950 के बाद जो राज्य बनाए गए वो कौन कौन से थे। तो आंध्र प्रदेश, मद्रास। आंध्र प्रदेश राज्य क्या है दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य मद्रास राज्य के कुछ क्षेत्रों को अलग कर आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 द्वारा निर्मित। तो आंध्र प्रदेश क्या था दोस्तों, मद्रास राज्य के कुछ क्षेत्रों को अलग कर आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 के द्वारा बनाया गया था। गुजरात व महाराष्ट्र मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा मुंबई राज्य को 2 राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात राज्य दोस्तों और महाराष्ट्र क्या है, गुजरात और महाराष्ट्र मुंबई राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा मुंबई राज्य को ही क्या किया गया था दोस्तों, 2 राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया गया था। और उन्हीं से क्या हुआ दोस्तों, मुंबई राज्य पुनर्गठन 1960 के द्वारा ही 2 राज्य गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए। ठीक है दोस्तों, तो गुजराती भाषी गुजरात में रहने लगे और महाराष्ट्र क्या है दोस्तों, मराठी भाषियों का हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। केरल राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा निर्मित है। तो केरल क्या है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा निर्मित। इसमें त्रावणकोर और कोचीन क्षेत्र सम्मिलित था। तो जो केरल था दोस्तों, तो केरल में त्रावणकोर और कोचीन क्षेत्र सम्मिलित था, और केरल का निर्माण दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे कर्नाटक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। कर्नाटक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा दोस्तों मैसूर रियासत से कर्नाटक को बनाया गया। तो कर्नाटक राज्य को दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा मैसूर रियासत से बनाया गया। वर्ष 1973 में कर्नाटक नाम से फिर से इसका नामकरण हुआ। तो पहले इसको क्या किया गया था दोस्तों, मैसूर रियासत से इसको बनाया गया, बाद में 1973 में इसका कर्नाटक नामकरण हुआ। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा असम राज्य से अलग कर बनाया गया। तो नागालैंड को क्या किया गया दोस्तों, नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा क्या किया गया, असम से अलग करके बनाया गया। तो असम से अलग करके नागालैंड को बनाया गया। कैसे बनाया गया दोस्तों, तो नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा बनाया गया। याद रखेंगे। हरियाणा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब राज्य से अलग करके एक नया राज्य हरियाणा को बनाया गया। तो हरियाणा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के द्वारा दोस्तों पंजाब राज्य से अलग करके एक नया राज्य हरियाणा बनाया गया। याद रखेंगे। आगे दोस्तों आगे देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 द्वारा हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। यह भारतीय संघ का 17वां राज्य बना। तो हिमाचल प्रदेश क्या था दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 द्वारा हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था। तो जो 1970 का क्या था दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम था, उसके द्वारा इसको क्या किया गया था दोस्तों, केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था। और फिर बाद में दोस्तों यह भारत का 17वां राज्य बना। मेघालय दोस्तों, मेघालय
मेघालय संविधान संशोधन 1963 द्वारा पहले असम राज्य, यहाँ पे दोस्तों मिस्टेक हो गई है, आप थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। अब मेघालय संविधान संशोधन 1963 द्वारा पहले असम राज्य के अंदर ही उपराज्य बनाया गया। तो मेघालय संविधान संशोधन 1963 द्वारा पहले असम राज्य के अंदर ही उपराज्य बनाया गया। और क्या हुआ दोस्तों, फिर वर्ष 1971 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो मेघालय क्या था दोस्तों, पहले असम राज्य के अंदर ही एक उपराज्य था 1963 में, और बाद में दोस्तों वर्ष 1971 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मेघालय को दिया गया। तो इस तरह से मेघालय हो गया दोस्तों। आगे देख लेते हैं मणिपुर तथा त्रिपुरा। मणिपुर तथा त्रिपुरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा दोस्तों इन दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों को मणिपुर 19वां और क्या है दोस्तों त्रिपुरा 20वां राज्य का दर्जा दिया गया। तो उत्तर पूर्वी क्या है दोस्तों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा मणिपुर को 19वां और त्रिपुरा को 20वें राज्य का दर्जा दिया गया। याद रखेंगे, मणिपुर तथा त्रिपुरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा मणिपुर को 19वां और त्रिपुरा को 20वें राज्य का क्या किया गया दोस्तों, दर्जा दिया गया। और ये पहले क्या थे दोस्तों, ये पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। सिक्किम दोस्तों 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा पहले सहायक राज्य का दर्जा इसको दिया गया, और बाद में दोस्तों 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं मिजोरम राज्य। मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यह निर्माण 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ। और यह निर्माण क्या हुआ दोस्तों, 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ। याद रखेंगे, मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, और दोस्तों इसका निर्माण 1986 में एक समझौते के आधार पर हुआ, जिस पर भारत सरकार एवं मिजो नेशनल फ्रंट, ठीक है दोस्तों, मिजो नेशनल फ्रंट ने क्या किया दोस्तों, हस्ताक्षर किया। मिजोरम राज्य क्या है दोस्तों, 1986 में इसका जो निर्माण हुआ था वो एक समझौते के आधार पर हुआ था, और इस समझौते में दोस्तों भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट ने क्या किया था दोस्तों, MNF ने क्या किया था दोस्तों, हस्ताक्षर किया था। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य कैसे बना, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1986, ये भी क्या था दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश भी राज्य अधिनियम 1986 द्वारा इसको भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिला दोस्तों। गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा, दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश से गोवा को क्या किया गया दोस्तों, अलग करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, परंतु दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश ही रहे। तो गोवा को क्या किया गया दोस्तों, गोवा दमन व दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश से अलग करके पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, और क्या है दोस्तों, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश ही बने रहे। आगे दोस्तों छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा मध्य प्रदेश को विभाजित करके अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। यह भारत का 26वां राज्य है, और ये क्या था दोस्तों, भारत का 26वां राज्य है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन किया गया था संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा मध्य प्रदेश से विभाजित करके। ठीक है दोस्तों, और ये क्या था दोस्तों, भारत का 26वां राज्य उस टाइम पर बना था। आगे दोस्तों उत्तरांचल दोस्तों 9 नवंबर 2000 को संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा उत्तर प्रदेश को विभाजित कर बनाया गया था। तो उत्तर प्रदेश को विभाजित कर दोस्तों उत्तरांचल बनाया गया था। कब बनाया गया था, 9 नवंबर 2000 को बनाया गया था। कैसे बनाया गया था, तो संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, और क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश को विभाजित करके उत्तरांचल राज्य को बनाया गया, जो देश का 27वां राज्य है, और वर्तमान समय में इसका नाम उत्तराखंड है। इसका नाम क्या है दोस्तों,
उत्तराखंड है वर्तमान में। झारखंड दोस्तों 15 नवंबर 2000 को संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा भारत को विभाजित करके एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। यह भारतीय संघ का 28वां राज्य बना। तो झारखंड क्या था दोस्तों, 28वां राज्य था। कब बना दोस्तों, तो 15 नवंबर 2000 को बना। कैसे बना दोस्तों, तो बिहार से अलग करके इसको बनाया गया। और संविधान संशोधन इसके लिए भी दोस्तों वही हुआ, संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा इसको भी बनाया गया। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं तेलंगाना। तो तेलंगाना दोस्तों 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित कर तेलंगाना राज्य भारत के 29वें राज्य के रूप में अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विभक्त किया गया और क्रमशः जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या किया गया दोस्तों, विभाजित किया गया। यह विभाजन 31 अक्टूबर 2019 से लागू है। और क्या है दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन है ये 31 अक्टूबर 2019 से लागू है। और दोस्तों जनवरी 2020 में क्या किया गया, दमन और दीव एवं दादर नगर हवेली संघ शासित प्रदेशों को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव बनाया गया। ठीक है दोस्तों, दादर नगर हवेली एवं दमन और दीव बनाया गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हो गया दोस्तों। आगे देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से बनाए गए, तो ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1874 में दोस्तों 1874 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए थे। तो ब्रिटिश शासनकाल में ही क्या था दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया में ही क्या था दोस्तों, ब्रिटिश शासनकाल में ही क्या था, वर्ष 1874 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए थे, कुछ शेड्यूल है ना डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए थे। और उन्हीं को बाद में क्या किया गया दोस्तों, मुख्य आयुक्त क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। और स्वतंत्रता के बाद इन्हें स्वतंत्रता के बाद इनको दोस्तों भाग ग के अंतर्गत राज्यों की श्रेणी में रखा गया। बाद में कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया और कुछ केंद्र शासित प्रदेश जो थे दोस्तों उनको क्या हुआ, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, जिनमें हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश थे। एवं गोवा क्या था दोस्तों, शुरुआत में केंद्र शासित प्रदेश था लेकिन अब यह क्या है दोस्तों, पूर्ण राज्य बन गया है। तो गोवा क्या है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश था, अब क्या है ये पूर्ण राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद इन्हें भाग ग तथा ग की श्रेणी के राज्यों में रखा गया था। ठीक है दोस्तों, 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम व राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन्हें केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित कर लिया गया था। तो 1956 में दोस्तों क्या किया गया था, तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम किया गया और उसके तहत इनको क्या हुआ दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित कर लिया गया था। तो इस तरह से ये हो गया दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं दूसरी ओर पुर्तगालियों से लिए गए क्षेत्र गोवा, दमन, दीव और दादर नगर हवेली। पुर्तगालियों से लिए गए क्षेत्र दोस्तों कौन से क्षेत्र, गोवा, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली। और दोस्तों लिए गए तो दोस्तों पुर्तगालियों से लिए गए क्षेत्र गोवा, दमन, दीव और दादर नगर हवेली दोस्तों। और फ्रांसीसियो, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे फ्रांसीसियों से दोस्तों लिए गए क्षेत्र पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। वर्तमान में दोस्तों निम्नलिखित 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादरा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों वर्ष 1973 तक लक्षद्वीप को अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था ठीक है दोस्तों, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1973 तक लक्षद्वीप को मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था।
वर्ष 1992 में दोस्तों, वर्ष 1992 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा। और दिल्ली को क्या हुआ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा। और वर्ष 2006 तक पुदुचेरी को पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था। और जो पुदुचेरी है दोस्तों, इसको पहले 2006 तक पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था। और ये क्या होता था दोस्तों, पहले फ्रांसीसियों की क्या था, बस्ती था, फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर को दो संघ शासित क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। तो जम्मू कश्मीर को क्या किया गया दोस्तों, दो संघ शासित क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। दादरा और नगर हवेली दोस्तों एवं दमन एवं दीव को मर्ज कर दिया गया। दमन और दीव को क्या कर दिया गया दोस्तों, आपस में जोड़ करके एक संघ शासित क्या कर दिया गया दोस्तों, प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के कौन कौन से कारण होते हैं। तो कौन से कारणों से केंद्र शासित प्रदेशों को गठन किया जाता है। तो पहला कारण है दोस्तों राजनीतिक एवं प्रशासनिक। तो राजनीतिक और प्रशासनिक कारण में दोस्तों, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण से दिल्ली एवं चंडीगढ़ का गठन किया गया। तो राजनीतिक और प्रशासनिक कारण से दिल्ली और चंडीगढ़ का क्या किया गया दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया। सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारण दोस्तों पुदुचेरी, दादरा और नगर हवेली को बनाया गया। सामरिक महत्व दोस्तों, सामरिक महत्व की दृष्टि से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। पिछड़े एवं अनुसूचित लोगों के लिए विशेष व्यवहार व देखभाल के कारण दोस्तों मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश को संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। लेकिन अब यह पूर्ण राज्य बन गए हैं। तो ये क्या है दोस्तों, अब पूर्ण राज्य बन गए हैं, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अब है राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग एवं समितियां। तो राज्य पुनर्गठन से संबंधित क्या है दोस्तों, आयोग और समितियां कौन कौन सी हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों दर आयोग। दर आयोग दोस्तों, दर आयोग, दर कमीशन। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के मद्देनजर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति एस के दर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। तो भाषाई प्रांत आयोग का गठन दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही जो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग थी उसी के मद्देनजर, है ना, की गई थी। और इसको किसने क्या किया था दोस्तों, गठन किया था। तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने ही क्या किया था दोस्तों, इसका गठन किया था। आगे दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर एसके दर आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर के प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया था दोस्तों, स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद जो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग थी उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया था, न्यायमूर्ति इसके दर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग का गठन कर दिया था। और क्या है दोस्तों, उस जो है तो आयोग ने अपनी सिफारिश में क्या कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर न होकर के प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो भाषा के आधार पर, है ना, राज्यों के पुनर्गठन को उसने नकार दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, फिर अगली क्या है समिति हमारी बनी, जेवीपी समिति। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया इसके क्या थे दोस्तों, सदस्य थे। तो धर आयोग की सिफारिशों के पश्चात भाषाई पुनर्गठन आंदोलन अत्यधिक तीव्र हो गए, ज़्यादा क्या हो गए दोस्तों, तीव्रता पर आ गए, जिसके समाधान के लिए कांग्रेस ने जेबीपी समिति का गठन दिसंबर 1948 में किया। दिसंबर 1948 में क्या किया गया दोस्तों, जेबीपी समिति का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एवं पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। इस समिति ने अपनी सिफारिश में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को तत्कालीन समय में अव्यवहारिक बताया। जेबीपी समिति ने अपनी सिफारिश अप्रैल 1949 में सरकार के समक्ष पेश की। और इस समिति ने भी क्या किया दोस्तों, अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत की। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। भाषाई राज्य पुनर्गठन आंदोलन के दौरान ही क्या हुआ दोस्तों, उसी दौरान भाषाई राज्य पुनर्गठन आंदोलन चल रहे थे। और उसके क्या हुआ दोस्तों, 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी
श्री रामुलु कांग्रेसी नेता का निधन हो गया। पोट्टी श्री रामुलु कांग्रेसी नेता का निधन हुआ। और इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को मजबूर होकर भाषाई आधार पर राज्य का गठन करना पड़ा। तो भाषाई आधार पर क्या हुआ दोस्तों, राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ा और मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके नए राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। तो मद्रास राज्य से क्या किया गया दोस्तों, जो तेलुगु भाषी क्षेत्र थे, जिस क्षेत्र में तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, तो उस क्षेत्र को अलग करके क्या किया गया, आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। कब, 1953 में। क्यों दोस्तों, क्योंकि उस समय जो भूख हड़ताल करते हुए श्री रामुलु कांग्रेसी नेता का निधन हो गया था, तो सरकार के ऊपर दबाव पड़ा और सरकार ने मजबूर होकर के भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया। और पहला जो राज्य बना दोस्तों, वो आंध्र प्रदेश राज्य था, जो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी प्रांतों को अलग, क्षेत्रों को अलग करके बनाया गया। आगे देख लेते हैं दोस्तों। इसके पश्चात मद्रास प्रांत के बचे हुए क्षेत्र को तमिल भाषा प्रदेश के रूप में रखा गया। तो इसके बाद क्या है दोस्तों, जो मद्रास प्रांत था दोस्तों, इसके पश्चात मद्रास प्रांत के बचे हुए क्षेत्र को तमिल भाषा प्रदेश के रूप में रखा गया। सन 1969 में इसका नाम तमिलनाडु कर दिया गया। और वर्ष 1969 में क्या हुआ दोस्तों, इसका नाम बदल करके तमिलनाडु कर दिया गया, याद रखेंगे। आगे दोस्तों, फजल अली आयोग। अगला आयोग क्या है दोस्तों, फजल अली आयोग है। और इसने क्या किया दोस्तों, अक्टूबर 1953 में नए राज्य आंध्र प्रदेश के भाषाई आधार पर गठन के पश्चात भाषाई राज्य पुनर्गठन की मांग अधिक तेज हो गई, जिसके पश्चात भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। फजल अली की अध्यक्षता में क्या हुआ दोस्तों, एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। और आयोग के 2 अन्य सदस्यों में दोस्तों के.एम. पणिक्कर और दोस्तों एच.एन. कुंजरू शामिल थे। एच.एन. कुंजरू और के.एन. पणिक्कर 2 अन्य सदस्य थे। और क्या था दोस्तों, फजल अली अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों। फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारत में 16 नए राज्यों के निर्माण की सिफारिश की गई। तो फजल अली आयोग ने अपनी अनुशंसा में क्या कहा कि भारत में 6 नए राज्यों का गठन, निर्माण करना और दोस्तों 3 नए संघ शासित क्षेत्रों के निर्माण की अनुशंसा उसने की। और क्या हुआ दोस्तों, फिर क्या हुआ, सरकार के द्वारा सन 1956 में आयोग की अनुशंसाओं में कुछ परिवर्तन करते हुए इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। तो बाद में क्या हुआ दोस्तों, 1956 में सरकार ने क्या किया, आयोग ने क्या कहा था दोस्तों, आयोग की जो अनुशंसाएं थी उसमें कुछ परिवर्तन किया और उसको परिवर्तन के साथ ही स्वीकार कर लिया। और परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को दोस्तों 14 नए राज्यों तथा 6 नए संघ शासित क्षेत्रों का निर्माण किया गया। तो 14 नए राज्यों और साथ में दोस्तों 6 नए संघ शासित क्षेत्रों का निर्माण किया गया। 14 नए राज्यों में असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोस्तों, ये 14 नए राज्य थे। तो असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश शामिल थे। और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप समूह शामिल थे। ठीक है दोस्तों, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह शामिल थे। तो इस तरह से दोस्तों 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 क्या थे दोस्तों, राज्यों में क्या किया गया था, बांटा गया था फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर। सरकार ने क्या किया था दोस्तों, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया और परिवर्तन के साथ फजल अली आयोग की सिफारिशों को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया था। अब विभिन्न राज्यों की राजधानियों के नाम में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है, देख लेते हैं उसको। तो वर्ष 1995 में दोस्तों केरल की राजधानी के नाम में परिवर्तन करके वर्तमान में तिरुवनंतपुरम कर दिया गया है। त्रिवेंद्रम में परिवर्तन करके क्या किया गया है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम कर दिया गया है। 1996 में दोस्तों तमिलनाडु की जो राजधानी मद्रास थी उसमें परिवर्तन करके उसके नाम में अब चेन्नई कर दिया गया है। दोस्तों 1996 में ही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का नाम परिवर्तित करके बम्बई का नाम परिवर्तित करके दोस्तों मुंबई कर दिया गया है।
2001 में दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का नाम बदल करके वर्तमान कलकत्ता का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है दोस्तों, कोलकाता कर दिया गया है। और 2006 में कर्नाटक की राजधानी 2006 में दोस्तों कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु का नाम बदलकर वर्तमान बंगलोर का नाम दोस्तों बदल करके बंगलुरु कर दिया गया है। तो इस तरह से याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, संघ एवं इसके क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, उनको भी एक नज़र देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 1 में दोस्तों है संघ के क्षेत्र के नाम की विषय वस्तु के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1 में दोस्तों बताया गया है, क्या बताया गया है कि संघ के क्षेत्र क्या होंगे, है ना, और उनका नाम क्या होगा। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा और उसका नाम क्या होगा, ये बताया गया है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस प्रकार से की जाएगी, इसके बारे में बताया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 2 में अनुच्छेद 2 के सब क्लास दोस्तों 1 में अनुच्छेद 2 के सब क्लास दोस्तों 1 में अनुच्छेद 2(1) में सिक्किम संघ के साथ संबद्ध निरस्त कर दिया गया है। ये क्या हो गया दोस्तों, अब लागू नहीं है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नामों में परिवर्तन करने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। और दोस्तों आगे अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 एवं 3 के अधीन जो बनाए गए कानून हैं, है ना, जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके, ऐसी शब्दावली का क्या है दोस्तों अनुच्छेद 4 में उल्लेख है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत जो बनाए गए नियम कानून हैं वो 368 के तहत क्या है दोस्तों शामिल नहीं किए जाएंगे। उनका क्या हो जाएगा दोस्तों, जो है तो उनको साधारण बहुमत से ही पारित किया जा सकेगा, संविधान संशोधन उनको नहीं माना जाएगा। तो अनुच्छेद 4 में लिखा है दोस्तों अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए नियम कानून क्या है दोस्तों 368 के अधीन नहीं माने जाएंगे, 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आगे है दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस। तो 31 अक्टूबर 2015 को देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। अक्टूबर 2014 में भारत सरकार ने क्या किया दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। तो सरकार ने क्या किया था दोस्तों, अक्टूबर 2014 में ही क्या कर दिया था, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कर दी थी। और क्या हुआ दोस्तों, 31 अक्टूबर 2015 को देश में राष्ट्रीय एकता दिवस, पहला राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया और तब से हर साल क्या है दोस्तों 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया हमारा संविधान का भाग 1, ये हो गया दोस्तों हमारा संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये भी बताने का प्रयास करें कि ये वीडियो आप लोगों के लिए किस तरह से उपयोगी बनाया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।